मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। वो मुझसे रोज़ कहती कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाएं, मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लगा शायद उसको उसका बिस्तर पसंद नहीं। मैंने उसका बिस्तर बदलवा दिया, लेकिन उसने मुझसे दूसरे दिन फिर से यही बात कही। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसकी जगह पर सो गई। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक, कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा हो। बिना अपने फ़ायदे के कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता। मेरा नाम मंजू है। मेरी उम्र इस समय 35 साल थी। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। मेरे पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। मेरे पति की मौत के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से माँ ने मुझे अकेले ही पाला। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेली रहती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और एक देवर ही था। मेरे सास ससुर मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करते थे। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे देवर ने मुझसे शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे अब शादी करनी ही नहीं थी। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही जी थी। अब मेरा फ़र्ज़ था मैं उनके लिए कुछ करूं, उन्हें बुढ़ापे में आराम दूं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैंने माँ से कहा कि आप कपड़े सीना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं कोई ना कोई काम देख लूँगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। इंटर के बाद मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी। वो चाहती थी कि अपने जीते जी मेरी शादी कर दें। इसीलिए इंटर के बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। मुझे किसी स्कूल में जॉब मिलना मुश्किल थी। मैंने अपने पड़ोसियों से कह रखा था कि कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने अपनी दोस्तों से भी पूछा, अगर मेरे लिए कोई जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तब उसने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे भी किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया था, तो उसने सोचा कि वो मुझे बता दे, शायद मेरा काम बन जाए। फिर वो मुझसे बोली मैं खुद वहाँ चली जाऊँ और बात कर लूँ। मैंने उससे वहाँ का एड्रेस लिया और अगले ही दिन मैं अपनी माँ से कहकर अनाथ आश्रम चली गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो वो एक घर की तरह बना हुआ था। मैं गेट के अंदर गई। वहाँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वो घर अंदर से काफ़ी बड़ा बना हुआ था। उसमें काफ़ी कमरे थे। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ वॉचमैन रहता था। मैंने एक बच्चे से ऑफिस का पता किया तो उसने मुझे सामने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं वहाँ पर चली गई। अंदर देखा तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी। मैंने उनसे अंदर आने का पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज़ काम करती हैं उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। सिर्फ संडे में ही वो अपने घर जाती हैं। मुझे उनकी ये बात सुनकर माँ का ख्याल आया। मैं अपनी माँ को घर पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैंने मैडम से कहा क्या रुकना ज़रूरी है, मैं रोज़ नहीं आ सकती? तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। कहा कि यहाँ हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके पास हर समय किसी न किसी का रहना ज़रूरी होता है। वैसे यहाँ तुम्हारे अलावा 2-3 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उन्हें और भी काम होते हैं। मैंने मैडम से पूछा यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा? मैडम ने कहा यहाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने की और पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और कोई काम नहीं। मैंने उनसे और कुछ बातें की और फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे वहाँ रुकने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अपनी माँ की फ़िक्र थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं घर आई तो माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम नौकरी के लिए गई थी ना, नौकरी मिली या नहीं? मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा
अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद आई है और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम ये नौकरी कर लो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले रह लूँगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे वहाँ 24 घंटे रहना होगा। माँ ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी, वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही तो रहती हूँ। तुमने मेरा सिलाई का काम भी छुड़वा दिया है, क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती? मैंने कहा ठीक है, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई भी समय से लेती रहना। मैं अपने कमरे में आई। मैंने अपनी अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकालकर बैग में रख लिए और कुछ ज़रूरत का सामान भी रख लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ जाकर मैडम से मिली। मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया, मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपना सामान और अपने कपड़े वहाँ पर रखे। उस कमरे में मेरे साथ वो तीनों लड़कियाँ भी रहती, लेकिन उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर मैं बाहर आ गई। बाहर मुझे वो लड़कियाँ मिली जो यहाँ पर काम करती थीं। वो तीनों लड़कियाँ ही थीं। उनमें से एक का नाम रीमा था और दूसरे का नाम रवीना था। पहले मैं उनसे मिली, अपने बारे में बताया। उन्होंने भी मुझे अपने बारे में बताया। हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया। एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। हम उस कमरे में बच्चों को लेकर गए और बच्चों को खाना खिलाया। वहाँ पर एक आंटी खाना बनाने के लिए आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना उनकी ही जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रीमा और रवीना की थी और मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। मेरा यहाँ पर अच्छा समय गुजर रहा था। बच्चे सारा दिन खेल में मगन रहते और साथ में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती थी। मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ रहकर मैंने एक बात नोटिस की थी, यहाँ रोज़ कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। रोज़ कोई ना कोई फैमिली किसी बच्चे को लेने के लिए आती थी और मैडम उनको बच्चा दे भी देती थी। सिर्फ बच्चे अडॉप्ट ही नहीं होते थे, यहाँ बच्चे आते भी बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग थे जो अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आते थे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। आंटी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल रही थी और यहाँ मैडम बच्चों को हर चीज़ की सहूलत देती थी। मैडम बहुत अच्छी आदत की थी। उन्हीं दिनों वहाँ एक छोटी सी बच्ची जो कि 13 या 14 साल की होगी, उसका एक हाथ खराब था। वो जब से यहाँ पर आई थी बहुत डरी सहमी रहती थी, किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। वो खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और उससे पूछा कि वो किसी से बात क्यों नहीं करती। वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। मैं उससे रोज़ बात करने की कोशिश करती। अब वो मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। अब वो अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे ही बच्चों के साथ प्यार से रहती थी। मैं जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। उस लड़की के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो लड़की बहुत घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे यही कहती रही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे रोज़ाना परेशान करता होगा, मुझसे इसीलिए अपनी जगह बदलने को कह रही है। मैंने रीमा से कहकर उसकी जगह बदलवा दी और मैं बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। हमारा कमरा बच्चों के कमरों से दूर था। उस अनाथ आश्रम में 40-50 के करीब बच्चे थे। लड़कियों का कमरा अलग था और लड़कों के कमरे अलग थे। मैडम हर चीज़ का वहाँ खुद ख्याल रखती थी और बच्चों के लिए हर तरीके की सहूलियत थी। हम लोगों ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज़ की तरह अपने कामों में लग गई। जब दोपहर का खाना खाने का समय हुआ, मैं पिंकी के पास गई। मैंने उससे जाकर पूछा अब तो तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी, अब तो मैंने तुम्हारी जगह भी बदलवा दी थी। लेकिन वो बाकी दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने मुझसे अभी भी वही बात कही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा अब कैसा दर्द,
क्या अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है? इतने में मैडम मेरे पास आ गई। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अब जब भी पिंकी मुझसे मिलती मुझसे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात को टाल देती। मुझे लगा शायद वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो मुझसे ये बात कहती है। लेकिन मैं ये भी सोचती थी कि उसे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तो सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पिंकी के बिस्तर पर सोकर देखूं, सब पता चल जाएगा वो झूठ बोलती है या फिर सच। आज हम लोगों ने रात का खाना खाया, उसके बाद मैं पिंकी के पास गई। मैंने पिंकी को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला दिया और मैं उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से मुझे एक चुभन सी हुई। मैंने चादर हटाकर देखा तो मुझे वहाँ कुछ लोग नजर आए। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से नहीं देख सकी। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सर में हल्का सा दर्द था, आंखें लाल हो रही थी। मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ली और रोज़ की तरह अपने कामों में लग गई, क्योंकि मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोपहर के समय पिंकी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि दीदी, क्या आपको भी दर्द हुआ था? मैंने उससे कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुम सिर्फ मुझसे बहाना करती हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगी और आगे से मुझसे ऐसी कोई बात भी नहीं करना। वो अपना छोटा सा मुंह लेकर कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात में हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अगले दिन संडे था। मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने चली गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी कि मैं वहाँ खुश तो हूँ ना, मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी माँ को वहाँ के बारे में सब कुछ बताया और खर्चे के पैसे माँ के हाथ में दिए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहाँ जाकर मैं अपने कामों में लग गई। शाम का खाना खाने के लिए जब हम लोग गए तो मैंने रवीना से पिंकी के बारे में पूछा। रवीना ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता, उसे तो एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया और वो कल ही उसे लेकर चले गए थे। मैं ये सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि मैं पिंकी के बहुत करीब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि पिंकी को माता पिता मिल गए होंगे और अब वहाँ वो अच्छा जीवन व्यस्त करेगी। अब वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन जाएगी। मुझे पिंकी की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने और बच्चों में अपने आप को बिजी कर लिया था। यहाँ मुझे एक बात बहुत हैरान करती थी। यहाँ रोज़ाना बहुत बच्चे आते थे और रोज़ाना ही बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते थे, वरना लोग अनाथ बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते और अगर लेकर भी जाते हैं तो उन्हें नौकर बनाकर रखते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज़ाना बहुत अडॉप्शन होते थे और हर आदमी बच्चे को अपनी संतान बनाकर ही लेकर जाता था। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है, लेकिन यहाँ किसी से कुछ पूछ भी तो नहीं सकती थी। अगर मैं ज़्यादा छानबीन करती तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मेरी ये नौकरी भी छूट जाती तो पता नहीं मुझे कहीं और नौकरी मिलती भी या नहीं। एक दिन मैंने रवीना से पूछ ही लिया, यहाँ इतने सारे अडॉप्शन कैसे होते हैं, वरना लोग तो अनाथ बच्चों को लेना भी नहीं चाहते। रवीना ने कहा कि यहाँ की मैडम बहुत अच्छी है, वो बहुत लोगों को जानती हैं, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा अडॉप्शन होते हैं। और वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देता हो। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया था। यहाँ रोज़ ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 12 साल की होगी। वो मुझसे आकर कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे दर्द होता है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यही बात मुझसे पिंकी भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वो बच्ची रोने लगी और रोते रोते उसने मुझे बताया उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता।
जब वो सुबह उठती है तो उसे पूरे शरीर में दर्द होता है। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी दरिंदगी इनके साथ कौन कर सकता है? मैं उस बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके जिस्म पर कुछ निशान थे। मैं समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ नहीं, और तुम ये बात अभी किसी को मत बताना। उस बच्ची की यह हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन में सोच लिया, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। इस बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया है उसको छोड़ूंगी नहीं। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर लेट गई। मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ढक ली। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने को आई थी। रात के 2 बजे का समय था। तभी मुझे किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जब मैंने चादर से चुपके से देखा, वहाँ पर 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। वो दोनों आदमी उस बच्ची के पास गए और उसका मुंह बंद किया, फिर उसके इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर के बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए और मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी और उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। ये दोनों आदमी वही थे जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। मैंने सोचा कि मैं ये बात मैडम को बताती हूँ, लेकिन मैं जब तक मैडम को जगाती और सब कुछ उनको बताती तब तक तो वो लोग निकल जाते। इसीलिए मैंने उनका पीछा करना सही समझा। जब मैं उनका पीछा करते करते बाहर आ गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो वॉचमैन से बात कर रहे हैं। वॉचमैन ने उनके बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। तब मैं समझ गई कि वॉचमैन और मैडम जी इन सब से मिले हुए हैं। उनके निकलने के बाद ही वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही मुझे वो दोनों आदमी दिखाई दिए। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा आगे चलकर एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। वो लोग उस घर में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने घर को चारों तरफ से देखा कि शायद मुझे कोई दरवाज़ा अंदर जाने के लिए मिल जाए। तब मुझे एक दरवाज़ा दिखा जो कि टूटा हुआ था। मैं उसी से कूदकर अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही है। मैं उस कमरे की तरफ गई तो उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ 2 आदमी थे। एक आदमी खड़ा था और दूसरा बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। ये देखते ही मेरी चीखें निकल गईं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से आवाज़ लगा दी। उनसे कहा कि छोड़ दो इस बच्ची को, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो इस बच्ची को। उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे सर पर कुछ ज़ोर से मारा, जिससे कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जब उठकर देखा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। मुझे बेहोश होने से पहले का सब कुछ याद आ गया और मैं उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं इन जालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, वो किस हाल में होगी। इन सब में मैडम और चौकीदार भी मिले हुए हैं। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश बेकार रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। वो मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो वो हंसने लगा और मुझसे बोला, क्या हुआ, पहले तो बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी अकड़। पहले तो बहुत बोल रही थी। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी। इस वक्त मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बहुत खतरनाक और जालिम लोग थे। मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये लो खाना खा लो, रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है। फिर उन्होंने मेरे हाथ खोले और खाने की थाली मेरे हाथ में देकर वहाँ से चले गए। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस खाने में जहर मिलाया हो ताकि वो मुझे रास्ते से हटा सकें।
अब मैं उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी। वो लोग मेरे साथ कुछ न कुछ ज़रूर करते। अचानक मुझे पिंकी की याद आ गई। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था और मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्यों कहती थी कि रात में उसे दर्द होता है। बेचारी मासूम बच्ची, एक तो लावारिस, ऊपर से उसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इन सब में मिली हुई होंगी। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ मुझे एक खिड़की दिखाई दी, लेकिन वो बहुत ऊपर थी। फिर मैंने कमरे में देखना शुरू किया। कमरे में ऊपर की तरफ एक स्लिप था जिस पर चढ़कर मैं खिड़की से बाहर जा सकती थी। मुझे वहाँ एक स्टूल रखा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसको खिड़की की तरफ रखा और उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसका शीशा तोड़ा और खिड़की से बाहर कूद गई। कूदने की वजह से मेरी टांग में चोट लग गई और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई। गेट भी बंद था। फिर मैंने वहां से निकलने का दूसरा दरवाज़ा ढूंढा। पीछे की तरफ एक दरवाज़ा और था जिससे मैं बाहर आई। थोड़ा आगे चलकर ही अनाथ आश्रम था। गेट पर ही वॉचमैन बैठा रहता था। अगर वो मुझे देख लेता तो दोबारा से मुझे पकड़वा देता, इसलिए मैंने अपना मुंह दुपट्टे से कवर किया और छुप छुपा कर वहाँ से निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ गई क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा था और ये सब पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी था। पुलिस स्टेशन वहाँ से काफ़ी दूर था। मैं पैदल चलकर ही पुलिस स्टेशन पहुँची। मुझे वहाँ पर आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और मुझे डर लग रहा था क्योंकि वहाँ सारे के सारे मुजरिम ही थे। मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई सबूत है? मैंने कहा, जी नहीं, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने इंस्पेक्टर साहब को समझाया कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, इन सब में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि बिना सबूत के हम इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अदालत में सबूत चलते हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचा और फिर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। मैं वहां से अपने घर गई। मैंने अपना सामान लिया और अपनी माँ का भी सामान लिया और माँ के साथ वहां से निकल गई क्योंकि हो सकता था कि वो लोग मेरे घर पहुंच जाते। मैं अपनी एक दोस्त के घर पर चली गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हालत में और इतनी जल्दी में, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको पूरी बात बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में सारी बात बता दी। वो मुझे शाबाशी देने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया सही किया। जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम उन्हें सज़ा दिलाकर ही रहना। कुछ दिनों बाद पुलिस वहाँ पर भेस बदल कर गई। उन्होंने मैडम से बात की कि उन्हें एक बच्ची चाहिए और वो उस बच्ची को विदेश ले जाकर बेच देंगे, जिसके लिए वो मुंहमांगी रकम देने को तैयार हैं। मैडम ने भी बच्ची देने की हामी भर ली और बात करते करते उनसे ये भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए हों तो वो भी मिल जाएंगे आपको हमारे यहाँ। हम बच्चों से हर तरीके का काम करवा लेते हैं। पुलिस वालों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वो वहाँ से आ गए। अगले दिन उन्होंने वहीं पर छापा मार दिया। मैडम, वॉचमैन और उन 2 आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहाँ जो लड़कियाँ काम करती थीं, उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैडम के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स भी मिले, जिससे पता चला कि वो ड्रग्स का भी कारोबार करती हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पता चला कि वो मासूम बच्चों की ब्लू फिल्म्स भी बनाती हैं, जिसे वो बाहर देश में बेच देती हैं और इससे वो करोड़ों रुपये कमा रही थी। और जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आते थे, उन्हें अडॉप्ट नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने मुझे वहाँ पर बंद किया था,
वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लेकर वहां पर आते थे। वो इस बात का खास ध्यान रखते थे कि बच्चे अनाथ हों, उनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं हो, ताकि वो जैसा चाहे उनके साथ वैसा कर सके। मैंने उनके खिलाफ गवाही दी, उन सबको सजा हो गई और अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी। मैंने वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था, उनका पूरे तरीके से ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल ही नहीं होता। लोग पैसों की खातिर इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब वहाँ बच्चे बहुत खुश रहते थे। कोई बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए भी आता तो मैं उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती, बाद में ही किसी बच्चे को देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करे। मुझे अक्सर पिंकी की याद आती और मैं सोचती कि काश मैंने पिंकी की बात पर यकीन किया होता, तो मैंने तभी इन जालिमों को पकड़वा दिया होता और आज पिंकी भी हमारे साथ होती। अब वो पता नहीं कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। मैं भगवान से उसके लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।